बजट 2026 के विनर्स ये वो कंपनीज है जहां पर गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए। लाइक गवर्नमेंट ने अलग अलग बेनिफिट्स दिए बजट के अंदर कि कहां कहां पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होगी, कहां कहां पे टैक्स बेनिफिट्स होंगे, कहां कहां पे गवर्नमेंट ने पैसा ज्यादा एलोकेट करा है। तो वो सारे फैक्टर अपन ने कंसीडर करके टॉप एट वो कंपनीज निकाली है जिनको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि ये जो कंपनीज है ये मैं केवल एग्जाम्पल पर्पज से यूज ले रहा हूं, मैं वो सेक्टर्स की आगे बात करूंगा कि कौन कौन से सेक्टर को बेनिफिट हुआ और उसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल है वो कंपनीज के अपन फंडामेंटल डिस्कस करेंगे कि वो कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोइंग है, प्रॉफिट ग्रोइंग है, डेट टू इक्विटी सही है, पी रेशियो सही है और उनको कैसे बेनिफिट होने वाला है वो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊंगा। तो आइए अपन वीडियो शुरू करते हैं, पर उसके पहले अगर किसी को पूरी डिटेल बजट की वीडियो देखनी है कि बजट के अंदर और गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा, कौन कौन सेक्टर को बेनिफिट हो, तो डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक अटैच कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज, ये मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं। दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है और जो भी मैं आगे शेयर बता रहा हूं बस एग्जांपल पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो भी डाटा सेंटर कंपनीज है जो इंडिया के अंदर डाटा सेंटर मैनेज करती है, डाटा सेंटर क्लाउड एंड वेयर हाउस मतलब जिनके पास है। तो आपको पता होगा कि जो भी क्लाउड सर्विसेज होती है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया और स्पेसिफिकली जो एआई के मॉडल्स है, जो भी एआई चलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है, तो इनको चलाने के लिए अपने डाटा सेंटर्स चाहिए होते हैं। इनको बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस टाइप चाहिए होते हैं, डाटा सेंटर्स, चिप्स वगैरह जहाँ पे इंस्टॉल हो, पूरा का पूरा एक तरह का वेयर हाउस होता है जहाँ पे डाटा सेंटर रिलेटेड सारी चीजें होती है, स्टोरेज, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट्स, सब कुछ होती है। तो बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है क्योंकि एआई सबसे ज्यादा यूज लेती है। नेटफ्लिक्स, अमेजन, जो भी फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उनको बहुत ज्यादा ये डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब बजट में इसके अंदर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, जो भी फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है अगर कोई इंडिया का डाटा सेंटर यूज ले रहे, इंडिया का डाटा सेंटर यूज ले रहे, जो भी फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे नेटफ्लिक्स मान लो एग्जांपल के लिए, अगर वो इंडिया का डाटा सेंटर यूज ले रहे तो उनको 20 ईयर का टैक्स हॉलीडे दिया है, 20 ईयर तक उनको टैक्स नहीं पे करना है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सेक्टर है। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अनंतराज कंपनी जिसका शेयर जैन 25 से जैन 26 31 जैन 26 तक 40% तक टूट चुका है, 40% तक 40% क्रैश हुआ। और जैसे ही बजट अनाउंस हुआ उसके 2 दिन में, फर्स्ट फेब और सेकंड फेब, हालांकि मैं आज की बात नहीं करूंगा, आज जो थर्ड फेब को जो भी आज इंक्रीज हुए शेयर वो तो यूएसए की मेहरबानी थी, मतलब अपना आज टैरिफ वाला था, उसका मैं आज बात नहीं करूंगा। तो बाकी केवल बजट इंपैक्ट से 11% ये 2 दिन के अंदर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अनंतराज का काम भी अब डाटा सेंटर वाला है। हालांकि अनंतराज जो कंपनी है वो रियल एस्टेट डेवलपर है जो भी एग्रेसिवली डाटा सेंटर के ऊपर काम कर रही है। इसके डाटा सेंटर और भी नए नए बना रही है और पहले वाले भी उसके ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये अनंतराज क्लाउड एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है डाटा सेंटर्स को। तो ये फील्ड भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है और कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। मैंने एग्जांपल के लिए अनंतराज लिया क्योंकि इसके फंडामेंटल्स ग्रोइंग है, इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.22% एक अच्छा है, पी रेशियो जो इंडस्ट्री का पी रेशियो 33 है, इसका पी रेशियो 36 है। तो ये अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर वैल्यू भी एसएस नहीं है, एट पार आप मान सकते हो कि लगभग लगभग बराबर चल रहा है इंडस्ट्री कंपैरिजन में। डेट टू इक्विटी 0.13 सही है, डेट टू इक्विटी में भी एसएच कोई इशू नहीं है। एक बार जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप अगर देखोगे ये एंजल वन की वेबसाइट है जिसपे आप समरी फाइनेंशियल्स देख सकते हो किसी भी कंपनी के, लाइक अनंतराज फाइनेंशियल्स। तो अनंतराज फाइनेंशियल के समरी फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो नेट सेल आप उसकी देखोगे तो ग्रोइंग मोड पे चल रही है। आप देखो दिसंबर 25 जो क्वार्टर वाइज में बता रहा हूँ, क्वार्टर वाइज भी ग्रोइंग हो रही है। एक्सपेंसेस भी इसके ठीक ट्रेंड चल रहा है, एक्सपेंसेस भी इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोपोर्शनेटली चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखोगे इसका इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब सब ठीक चल रहा है। इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत ऐसा फंडामेंटली है नहीं। तो इस कंपनी का फिर शेयर की प्राइस गिरी क्यों, 40% गिरी क्यों? क्योंकि अभी तो इसका पी रेशियो सही है, पहले इसका पी रेशियो ओवर वैल्यूड हो गया था, ये रीजन था। दूसरा एक और रीजन था कि सबसे मेन रीजन था कि एआई जो होता है ना, एआई वो सबसे ज्यादा डाटा सेंटर यूज लेता है। तो पर हुआ क्या, चाइना ने एक एआई बनाया था, आपको पता है चाइना का एक डीप सीक एआई है। तो उन्होंने ऐसा क्लेम करा कि चाइना ने जो एआई बनाया वो 90% इफिशिएंसी से बनाया, कि 90% मतलब इफिशिएंसी इन द सेंस कि उनको डाटा सेंटर जो भी सीपीयू चिप्स वगैरह होती है उनको कम रिक्वायरमेंट होगी और वो एआई ज्यादा इफिशिएंटली काम करेगा कम रिसोर्सेज यूज लेके। तो अब ऐसा आ गया था कि अगर ऐसा ही चला, सारी एआई ऐसे ही बनने लग गई, तो डाटा सेंटर का तो जो यूज होगा, डाटा सेंटर चाहिए तो सही पर कम चाहिए होगा उस केस के अंदर, तो वो हो गया। तो हालांकि 90% क्लेम का कहीं पे भी ऐसा क्लेम का कोई ऑफिशियल फिगर ऐसा नहीं है, बस ये रूमर्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। पर हालांकि हाँ, सब जगह ये कि उन्होंने इफिशिएंटली तो बनाया था, डीप सीक एआई को बहुत इफिशिएंटली बनाया था। पर इससे हुआ क्या, बेनिफिट हुआ, क्योंकि इन्होंने ज्यादा इफिशिएंटली बनाया तो अब ये जो
एआई है वो सस्ती हो गई, मतलब कॉस्ट कम हो गई, तो सारे लोग एआई यूज कर रहे हैं। तो जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ गया कि सारे लोग एआई यूज कर रहे हैं, इवन सारी कंपनीज एआई डेवलप भी कर रही है क्योंकि अब वो इफिशिएंटली बना सकते हैं। तो डाटा सेंटर पे पॉजिटिव इफेक्ट आया क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये फिर भी इंक्रीज ही हुआ इस वजह से। तो इस वजह से इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, हालांकि दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, ये मैंने क्लियर कर दिया था। एक और बेनिफिट पता है इसको क्या हुआ, ये साथ में मैंने बोला रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी भी है, तो पब्लिक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने बोला कि वो 12.2 लाख करोड़ के करेगी, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, तो इसको इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी आएगा क्योंकि ये रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी भी, तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। एक और जो सेफ हार्बर मार्जिन समझते वो 15.5% दे दिए डाटा सेंटर कंपनीज को कि अगर वो 15.5% तक अपनी मार्जिन डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन, तो इनकम टैक्स वाले उन्हें परेशान नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये वन ऑफ द गुड शेयर है, मतलब वन ऑफ द गुड कंपनी जिसको हर तरह से बेनिफिट मिला है। इसका भी बेनिफिट मिल गया जो टैक्स हॉलीडे है फॉर डाटा सेंटर के लिए, और इसका भी बेनिफिट मिल गया। तो ये आप एक बार चेक कर सकते हो। बाकी यही है कि भाई ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा मैं बाय सेल, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, बस मैं आपको जो भी बजट से बेनिफिट हुआ उसके साथ कंपनी का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। और बाकी आप आगे चलते, आगे चलने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन चैनल याद रख के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने प्रेस नहीं करा तो वीडियो आपको लेट मिलेगी, और अगर आपको शेयर मार्केट या फाइनेंस की वीडियो लेट मिली तब तक कोई मतलब नहीं होता, सारा एक्शन मार्केट में ऑलरेडी हो चुका होता है अगर आपको कुछ लेना हो तो ठीक है। अपन अब आगे चलते हैं, बस लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड, जो बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको क्या बेनिफिट हुआ। पहले मैं बता दूं ये केवल बायोफार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स, बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी उनको बेनिफिट हुआ है, मतलब जो नॉर्मल केमिकल बेस्ड पिल्स बनाते नहीं उन कंपनीज की, उन ड्रग्स की अपन बात नहीं कर रहे। जो बायोसिमिलर्स, बायोलॉजी बेस्ड ड्रग्स बनाते हैं जैसे इंसुलिन, कैंसर बॉडीज, उनके लिए बनाते हैं जिनको बहुत ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करना होता है, अलग अलग जीन्स वगैरह के पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। तो अब आप समझते होंगे जो अलग अलग एंटीबॉडीज होती है वो आप समझते होंगे, जो बायोफार्मास्यूटिकल समझते हैं, केवल उन कंपनीज की भी बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बायो राइट फंड दिया है जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है बायो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर। तो इससे क्या होगा, क्योंकि भाई जो भी कंपनीज होती है ना बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनको बहुत ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करनी होती है, इस तरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस उनका वहीं पे लगता है रिसर्च डेवलपमेंट पे। तो अब उनको इजीली इससे ग्रांट वगैरह मिल जाएगी, कैपिटल मिल जाएगी, इस फंड से ग्रांट भी दे सकती है गवर्नमेंट और कैपिटल भी लगा सकती है। तो उससे उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, इनका मार्जिन बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ सकता है। साथ में जो भी फर्मेंटेशन बेस्ड जो भी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, जो भी फर्मेंटेशन, अब ये जो समझते हैं वो मतलब जो भी मेडिकल फील्ड से या बायो फील्ड से वो समझते होंगे इन चीजों को, जो भी फर्मेंटेशन बेस्ड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर उन्होंने टैक्स ब्रेक, टैक्स बेनिफिट्स दे दिया उन्होंने वहां पे। जो भी ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं ना, जो भी बायो मेडिसिन बनाने के लिए, बायोसिमिलर मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इनको चाहिए होते हैं, उसके अंदर उन्होंने चीपर कर दिया रॉ मटेरियल को, मतलब जो कस्टम ड्यूटी होती है वो कस्टम ड्यूटी कम कर दी, तो उसको कस्टम ड्यूटी बेनिफिट दिया, इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया, उसको फंड भी दिया साथ में एक्स्ट्रा। उनको ना 1000, आपको दिख रहा होगा शायद, आई थिंक यहाँ पे 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स भी बना दी कि अब उससे क्या होगा, इनकी पाइपलाइन कम हो जाएगी, इनकी ट्रायल साइट्स बहुत ज्यादा हो गई इनको, तो ये फटाफट से ट्रायल करके ये रिलीज कर पाएंगे मेडिसिन को। तो हर तरह से बजट में इनको फायदा मिला है। तो उसके अंदर मैं आपके एक एग्जांपल लाया हूं कंपनी के लिए, दैट इज बायोकॉन कंपनी। बायोकॉन कंपनी अगर आप देखोगे नवंबर 25 से फेब 26, बहुत कम टाइम के अंदर 10% टूट चुका है ये। हालांकि आज बढ़ा होगा, वो तो मैं कह रहा हूं यूएसए की देने, आज का वाला तो मैं अभी गिन ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना, बस ठीक है। तो अब ये बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1% है। इसका रीजन है R&D एक्सपेंडिचर इसका बहुत ज्यादा होता है, पर अभी इसका वो इंप्रूव होता जा रहा है। डेट टू इक्विटी 0.62 है, मतलब ऐसा ज्यादा डेट नहीं है। पी रेशियो इसका 31 वर्सेस 78 है, मतलब जो ये यहाँ पर ओवर वैल्यूड है कंपैरेटिवली, आप देख सकते हो कंपैरेटिवली थोड़ी सी, तो क्योंकि जो इंडस्ट्री का पी रेशियो चलता है वो 31 चलता है इंडस्ट्री का, इसका पी रेशियो 78 है। तो बस एक ये चीज आप कंसीडर कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मोड के अंदर है, सब कुछ कंपनी में सही चल रहा है, इसलिए थोड़ी ओवर वैल्यूड हो रही है। तो अब ये इसको टैक्स, ये इसको बजट के बेनिफिट मिले हैं और कंपनी के फंडामेंटल सब कुछ सही है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल ये वाला आपके लिए लाया हूं। साथ में इसकी एक दो चीज और अच्छी बता दूं, इसको यूएस एफडीए से भी अप्रूवल मिल गई है कि ये यूएस मार्केट के अंदर भी जा सकती है, आई केयर के अंदर, साथ में जो एंटी फंगल ऑपरेशन है वहां पे चला सकती है। तो यूएस का $1 बिलियन का मार्केट है वो इसके लिए ओपन हो चुका है, इसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल चुकी है। साथ में इसकी एक सब्सिडरी है सिंजिन, जिनको पता होगा वो अच्छी कैश काउ है, मतलब बहुत कैश जनरेट करके देती है वो इसको, वो रिसर्च करके देती है,
बड़े बड़े ग्लोबल क्लाइंट, जो भी ग्लोबल जाइंट्स है जैसे एमजेन, बीएमएस, उसके पास जो ऑर्डर पड़े वो ऑलरेडी 500 मिलियन यूएसडी के पड़े हुए, ये इसकी सब्सिडी है जो इसको सबसे ज्यादा कैश देती है। ये हो गई अपनी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। उसके बाद में बात करता हूं जो भी एक और मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी बाकी वाली है, उनको क्या बेनिफिट हुआ है। तो मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी में गवर्नमेंट ने क्या करा है, कस्टम ड्यूटी सबसे पहले कम करी है। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब जो भी नॉर्मल इंपोर्ट करते हैं अपन, जैसे एमआरआई मशीन, आज तक इंडिया के अंदर एमआरआई मशीन खुद की नहीं बनती, सारी इंपोर्ट करनी होती है। रोबोटिक सर्जरी आर्म्स इंडिया के अंदर नहीं है, सारी इंपोर्ट करनी होती है। तो उसकी कस्टम ड्यूटी हटा के 12% से 5% कर दी है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिससे अब जो भी हॉस्पिटल्स होंगे वो इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे और सही से कर पाएंगे। साथ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ई मेडिकल वीजा की, अगर फॉरेन आउटसाइडर है, फॉरेन वाले बंदों को इंडिया के अंदर इलाज कराना है, जो बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि इंडिया के बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट महंगा है, तो इंडिया के बाहर के स्पेसिफिक में ये यूरोप और यूएसए बोलूं तो वहां से बहुत से लोग आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत महंगा है। तो इसीलिए अब इंडिया क्या कर रही है, ई मेडिकल वीजा को भी सिंप्लीफाई कर रही है कि अगर किसी को भी बाहर वाले बंदे को इंडिया के इलाज कराना है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, तो वो इजीली आके करा सकता है। तो जिससे वो एक्सपेक्ट करे कि डबल कर देंगे मेडिकल टूरिज्म बाय 2030 में, डबल कर देंगे, तो हॉस्पिटल्स को बहुत बेनिफिट होगा। साथ में आयुष्मान भारत एक्सपेंशन, आपको पता होगा आयुष्मान का कार्ड होता है जिसमें फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है सब लोगों को इंडिया के अंदर, और वो असली के अंदर काम भी करता है। तो जिसके अंदर 5 करोड़ और मतलब एक्स्ट्रा 5 करोड़ फैमिलीज को वो भी इंक्लूड करने वाली है गवर्नमेंट की, इनको बूस्ट करने वाली है। तो हॉस्पिटल को, क्योंकि अब जब वो आपको जो इंश्योरेंस मिल गया एक तरह से, तो आप भी अच्छी फैसिलिटी लेने की सोचोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या जो भी अच्छे हॉस्पिटल हो, तो उससे 10 से 15% हॉस्पिटल का फुटफॉल बढ़ सकता है। तो ये इन्होंने बेनिफिट दिए यहाँ पर बजट के अंदर। तो जिसके अंदर मैं आपके लिए एग्जांपल आया हूं एक मैक्स हेल्थ केयर का, जो लास्ट के 6 महीने के अंदर 25% टूट गया। ऐसा कोई भी मेजर रीजन नहीं था, बस वही है कि जितनी भी हेल्थ केयर कंपनी थी वो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, मतलब इन द सेंस कि जो सेक्टर है वो ऐसा खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो बाकी ये कंपनी क्या करती है, आपको पता होगा कि एक प्रीमियम हॉस्पिटल चेन, जो प्रीमियम टाइप के हॉस्पिटल है, नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, प्रीमियम टाइप रखती है, जो मेट्रो सिटीज के अंदर है। ये हाई मार्जिन सर्जरीज वगैरह जो भी होती है, ट्रांसप्लांट होते हैं, रोबोटिक सर्जरी होती है, उस पर फोकस करती है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे लेवल पे ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% है, डेट टू इक्विटी 0.33, मतलब सब कुछ ठीक है। इसका पी रेशियो भी ओके, मतलब हालांकि थोड़ा ज्यादा है इसका पी रेशियो। इसका पी रेशियो 69 है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 54 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है, पर ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा तो ज्यादा है, आप ये कंसिडर कर लेना। बजट से इसको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं वापस क्लियर कर दूं। बाकी मैं बता दूं ये कंपनी एक्सपेंशन मोड के अंदर है। इसने केवल FY26 के अंदर अभी जो शुरू हुआ है, मतलब FY26 के अंदर ही इसने अभी तक 1500 बेड ऑलरेडी ये लगा चुकी है, 1500 बेड्स इसके हॉस्पिटल की में लगा चुकी है। नेक्स्ट 3 सालों के अंदर इसकी और है एक टारगेट की 3000 प्लस और न्यू बेड ये मतलब ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है कि इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो अभी 3000 बेड और मतलब ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। बाकी इसका टोटल टारगेट है कि टोटल टारगेट 8000 प्लस बेड कैपेसिटी ये कर देगी। तो कंपनी एक्सपेंशन मोड के अंदर है, इसलिए मैंने ये वाली कंपनी भी आपको एग्जाम्पल के लिए बताई है। के बाद अपन बात करते हैं ईएमएस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ईएमएस और सेमीकंडक्टर, ईएमएस क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती है, मतलब लाइक जो मोबाइल फोन बनाना, टीवी बनाना, लैपटॉप बनाना, टैबलेट बनाना, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम होती है। और सेमीकंडक्टर आपको पता होगा, जो मोबाइल के अंदर चिप लगती है, जो भी एआई वाली डिवाइसेस के अंदर चिप लगती है, सीपीयू में चिप्स लगती है, वो सारे सेमीकंडक्टर है। तो इन पे गवर्नमेंट ने ईएमएस और सेमीकंडक्टर पे गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का फंड एलोकेट करा है, जो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। तो इन इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा, एक और कस्टम ड्यूटी कंसेशन भी दिए, जो भी की कंपोनेंट होते हैं उस पे, मतलब उसको एक्सटेंड कर दी कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन को, कि जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए होते हैं ना सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, या फिर जो भी ईएमएस आपको बनाना है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई मोबाइल बनाना है तो मोबाइल बनाने के लिए सारे कंपोनेंट इंडिया नहीं बनाता, आपको भी पता है। तो अपन सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है अभी चाइना और ताइवान पे, मतलब पूरी इंडस्ट्री ईएमएस और सेमीकंडक्टर की, सारा पूरा वर्ल्ड वाइड चाइना और ताइवान पे डिपेंडेंट है। तो जो भी अपन कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं मोबाइल वगैरह बनाने के लिए, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए, उस पर जो कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन था उसको मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया। तो दोनों बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आज अपन जो बात करेंगे, अभी मैं आपके लिए लाया हूं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल शेयर, वो ईएमएस का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सेमीकंडक्टर जो एआई डिवाइस वगैरह, मोबाइल अंदर सब जगह जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है। ये वीडियो तो आप याद रख के, एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, टॉप 7 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री कौन कौन सी है, मतलब कंपनी उसके अंदर, वो वीडियो याद से आप देख लेना, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो चैनल पे ही, याद से देख लेना वो वाली। तो सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन भी उन्होंने चलाया है गवर्नमेंट ने, मैंने वो वीडियो में पूरा समझाया। इस बजट में सेमीकंडक्टर 2.0 मतलब सेमीकंडक्टर को और ज्यादा स्पेशल इंपेसिस दिया हुआ है। और अभी अपन बात करने वाले एक ईएमएस के शेयर की।
जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, लास्ट के 6 महीने के अंदर 40% टूटा। ये क्या करता है? ये करता है जो भी मोबाइल बनाने होते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, वॉशिंग मशीन, एयरटेक, ये सब ये बनाता है। आपने कभी नाम नहीं सुना, पर जैसे सैमसंग का फोन है, तो सैमसंग का फोन सैमसंग में नहीं बनाया, सैमसंग ने नहीं बनाया, उसने डिक्सन टेक्नोलॉजी को बोल दिया कि तू फोन बना ले, और वो फोन डायरेक्ट सैमसंग खरीद के सैमसंग का नाम लिख देगा, बात खत्म। वाइट लेबलिंग जिसको बोलते हैं। वैसे एलजी हो गया, और ऐसे बहुत सारे मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपनीज ऐसा ही करती है, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, ये सब के अंदर। तो इनके लिए कौन बनाता है? ये फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब बनाता है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये अंडर वैल्यू है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 55 है, इसका पी रेशियो 39 है। डेट टू इक्विटी बहुत सही है, मैनेजेबल है, 0.34 है। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली कंपनी, इसलिए मैंने आपको ये वाला शेयर बताया अभी, एक ईएमएस का मतलब आप एक बार चेक कर सकते हैं, बस वही, दिस इज नॉट बाय सेल एडवाइस। बाकी अब जब कंपनी में सब कुछ सही है, तो कंपनी की शेयर प्राइस डिक्रीज कोई बहुत फालतू रीजन थे, कोई खास रीजन नहीं था। प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल रीजन थे मेनली। पहले इस कंपनी ने 200% से भी ज्यादा शेयर पे गेन दे दिया था, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी पहले। अभी तो हालांकि अंडर वैल्यूड है इंडस्ट्री के कंपेरिजन में, पहले ये ओवर वैल्यूड थी, अब ठीक हो गई। इसका एक मोटरोला क्लाइंट था, मोटरोला किसी दूसरे को ऑर्डर देने लग गया, तो मोटरोला चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। मोटरोला गया तो इसके बाद नया क्लाइंट आ गया गूगल पिक्सल, ये लैपटॉप भी बनाने लग गया, अब टैबलेट भी बनाने लग गया। चेन्नई में इसने नई कंपनी भी डाली है, तो बाकी सब कुछ सही चल रहा है। तो ये इसको बजट से भी बेनिफिट मिलने वाला है, और बाकी मैंने आपको बता दिया कंपनी में सब कुछ सही है, फंडामेंटल सही है, कंपनी का शेयर भी क्रैश हुआ हुआ है, तो सब ठीक चल रहा है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। बस वही, अगर उसके पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करा है, तो ये तीनों एक बार कर देना, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए आइए, अब उसके बाद में बात करता हूं डिफेंस की कंपनीज की। डिफेंस कंपनीज के अंदर डिफेंस सेक्टर को क्या बूस्ट मिला है बजट के अंदर? पिछली बार से 15% इंक्रीज करा गया है डिफेंस में बजट एलोकेशन। मतलब पहले अप्रोक्सीमेटली 6.2 लाख करोड़ हुआ करता था डिफेंस में, पिछली बार इतना डाला था। इस बार 7.85 लाख करोड़ का इन्होंने बजट एलोकेशन करा है, तो 15% ईयर और ईयर जंप मिला है। साथ में जो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट है, जो भी अपन को लड़ने के लिए जो एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं, फाइटर जेट वगैरह, वो बनाने होते हैं इंडिया में, तो उसके लिए अपन को बहुत से कंपोनेंट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं, तो उसके बहुत से कंपोनेंट पे कस्टम ड्यूटी स्क्रैप कर दिए, तो अब इंडिया में उसको बनाना सस्ता होने वाला है। तो ये दोनों बेनिफिट बहुत अच्छे मिले। तो ये दोनों के दोनों बेनिफिट किसको मिलेंगे? एग्जांपल के लिए एचएएल, हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड, जो एक पीएसयू है, जिसका शेयर जुलाई 24 से 2 Feb 26 तक 22% टूटा है, विदाउट एनी रीजन। कोई भी कंपनी स्पेसिफिक रीजन नहीं था, सेक्टर सही नहीं चल रहा था, बस पूरे सेक्टर के शेयर टूटे थे, तो इसके भी टूट गए। बाकी एक कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, डिफेंस एंड एरोस्पेस, क्योंकि मैंने बोला दोनों बेनिफिट इसको मिल रहे हैं। डिफेंस पे भी बजट इंक्रीज हुआ है, साथ में कस्टम ड्यूटी ऑन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, एयरक्राफ्ट जो बनाते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी भी कम हो गई कंपोनेंट पे। तो इस कंपनी का काम ही है ये फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर वगैरह बनाना। पीएसयू है, आप एक तरह से मान लो मोनोपोली है इसकी। जो भी जनरली सारे ऑर्डर्स होते हैं ना एयरक्राफ्ट वगैरह, एक तरह के मोस्टली इसी को मिलते हैं, ये मोनोपोली है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो ये एरोस्पेस जो भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं लड़ने के लिए, ये यही बनाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत प्यारा है, 23%। डेट टू इक्विटी है ही नहीं, ये भी अंडर वैल्यू है इंडस्ट्री के कंपेरिजन में। इंडस्ट्री का पी रेशियो 48 है, इसका 34 चलता है। ऑर्डर बुक वैल्यू आप देखोगे, इसके पास 2 लाख करोड़ के ऑर्डर पड़े, 2 लाख करोड़ के ऑर्डर। इसकी जो FY25 में सेल है वो 33,000 करोड़ है, तो इसके पास ऑलरेडी 6 टाइम्स ऑर्डर पड़े हुए, 6 टाइम्स ऑर्डर पड़े हुए, तो आप देख लेना। हालांकि मैंने डिफेंस सेक्टर के भी जो टॉप 7 शेयर्स है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। टॉप 7 शेयर डिफेंस सेक्टर के कौन से, आप एक अलग से वीडियो देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको 2 शेयर बता रहा हूं उसमें से एग्जांपल के लिए। एक BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये क्या करता है, जो डिफेंस एरोस्पेस होते हैं ना, या डिफेंस की जो भी आइटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। जैसे रेडार, कम्युनिकेशन, AI वगैरह चाहिए होती है कि किसको कैसे मिसाइल कैसे टारगेट करेगी, तो कुछ दिमाग चाहिए ना, तो वो ये दिमाग बनाता है। ठीक है, बजट जैसे अनाउंस हुआ इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आया था, छोटा मोटा आया था पर आया था। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 26% है, बहुत प्यारा है। डेट टू इक्विटी 0 है ही नहीं डेट इसमें ये, और साथ में इसका पी रेशियो 53 है, इंडस्ट्री का 48 है, तो इसका थोड़ा सा ज्यादा इंडस्ट्री कंपैरिजन, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो ज्यादा है। ऑर्डर बुक वैल्यू इसकी 74,000 है, और इसका FY25 का रेवेन्यू 24,000 है, मतलब इसके पास ऑलरेडी 3 टाइम्स ऑर्डर पड़े हुए। ये डिफेंस की बात हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं एक रेलवे सेक्टर के एक शेयर की, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कौन सा शेयर है? रेलवे का। हालांकि रेलवे की जो टॉप 3 शेयर्स है, आई एम अगेन रिपीटिंग, टॉप 3 शेयर्स रेलवे के कौन से, इसकी मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। टॉप 3 सेक्टर्स कौन से, रेलवे वाले टॉप 3 शेयर्स कौन से। पर आज मैं बात करने वाला हूं मेन RVNL की। क्यों?
क्योंकि रेलवे पे जो इन्होंने बजट डाला है कैपेक्स के लिए वो 2.65 लाख से 2.75 लाख करोड़ डाला है, जो पिछली बार से ज्यादा है। तो ये कैपेक्स वो कहां पे करने वाले, सबसे ज्यादा कैपेक्स करने वाले इन्होंने बोला है कि ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे इकोनॉमिक सिटीज के बीच में। तो ये जो रेल कॉरिडोर्स बनाएंगे तो इसके ऑर्डर्स मिलते हैं, मतलब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसके ऑर्डर मेनली किसको मिलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी, उसमें जो इनका मेन पीएसयू है आरवीएनएल। हालांकि आरवीएनएल के साथ अब कुछ प्राइवेट सेक्टर भी आ गए, जैसे केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड वगैरह, एलएनटी, ये भी ऑर्डर्स लेते हैं, मतलब बीडिंग लगाते हैं, जिसको जिसने सस्ती बीडिंग लगा दी उसको मिल जाएगा। पर मेनली आरवीएनएल को मिलते हैं क्योंकि एक पीएसयू है। तो रेलवे का जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है वो आरवीएनएल करता है। और ये जुलाई 24 से जन 26 में 48% तक गिर गया, 48% विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन। बस एक इस शेयर की अच्छी चीज मुझे नहीं लगती, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया ईपीसी कंपनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन न्यू लाइनिंग कराती है, मेट्रो स्टेशन वगैरह के भी बनाती है। तो ये ईपीसी कंपनी एक तरह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8% है, डेट टू इक्विटी 0.52 है। पी रेशियो मुझे इसका अच्छा नहीं लगा, बाकी सब ठीक लगा था। पी रेशियो इसका 59 है, इंडस्ट्री का 22 है, तो इसका पी रेशियो ज्यादा है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सब अच्छा है कंपनी में, बाकी फ्यूचर आउटलुक सब कुछ ठीक लिख रहा है। इसके पास 90,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े और 20,000 करोड़ की तो इसकी सेल है अभी की, तो मतलब 4 टाइम्स ऑर्डर, 4 से भी ज्यादा, 4 गुना से भी ज्यादा इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हुए। तो वैसे तो इसका रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग है, बट अभी जो लास्ट 2025 का जो रेवेन्यू प्रॉफिट था ना वो थोड़ा सा कम आया था, 9-15%। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके पास ऑर्डर नहीं थे, नहीं ऑर्डर थे, फिर रेवेन्यू कम क्यों हुआ? इसको ये ऑर्डर किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि मानसून थे तो बारिश की वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बाकी इसके पास ऑर्डर्स अच्छे खासे पड़े। तो बाकी ये शेयर की प्राइस गिरी क्यों? ओवर वैल्यूएशन था, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, और इसकी मार्जिन आजकल कम हो गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी आजकल बीडिंग दे रहे हैं। तो जिसने कम मार्जिन में ऑर्डर लगाया, मतलब जिसने कम मार्जिन में ऑर्डर लगाया तो रेलवे सेक्टर उसको ऑर्डर देगा, रेलवे डिपार्टमेंट। तो आजकल इसके मार्जिन कम हो गए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन हो रहा है। बाकी फ्यूचर आउटलुक मैंने बता दिया, इसको बजट वगैरह में इसको अच्छा मतलब मिल सकता है ऑर्डर। इसके साथ में इसको ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुके हैं, केवल जनवरी 26 के अंदर अंदर, सिर्फ जनवरी 26 के अंदर अंदर इसको साउथ ईस्टर्न रेलवे से 87 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ईस्ट कोस्ट रेलवे से 201 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये साथ में आज का सोलर एनर्जी भी बनाने लग गया, यूरोप और एशिया के अंदर सोलर एनर्जी भी डेवलप करने लग गया, जो सोलर एनर्जी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेट्रोस भी डेवलप करने लग गया है ये। वंदे भारत के भी इसके पास कुछ ऑर्डर है। ये यूरोप और एशिया के मार्केट, मतलब केवल इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर मार्केट में भी ये एक्सपांड हो गया है। तो ये अच्छी चीज है। उसके बाद अपन आखिरी बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर अपना अभी का आखिरी शेयर, जो अब ये है सर किसका? एनर्जी सेक्टर का। ये एक एनर्जी सेक्टर का आप मान लो पूरा इंटीग्रेटेड खिलाड़ी है। ये एनर्जी सेक्टर में जो जो काम हो सकता है सब कुछ करता है। पावर एनर्जी के अंदर जो जो हो सकता है, मेरे को तो जितना पता है ये सब कुछ करता है बंदा। हालांकि सितंबर 24 से जन 26 में 26% इसका शेयर गिरा है, पर आफ्टर बजट ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना वापस से शुरू हो गया है। और गिरने का ऐसा कोई खास रीजन था नहीं, बस वो सेक्टर स्पेसिफिक था, बाकी कोई फंडामेंटल रीजन नहीं। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। तो पहले बात करते हैं बजट की क्या न्यूज है। 12.2 लाख, मतलब ये कंपनी क्या करती है? पावर जनरेशन भी करती है, चाहे सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो, सबसे करती है। पावर जनरेट करने के बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है ये पावर जनरेट करने के बाद उसको ट्रांसमिशन करने का। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी जनरेट करती है। सोलर पावर भी बनाती है, सोलर पैनल भी बनाती है। आजकल ईवी चार्जिंग ऑपरेटर, जो ईवी चार्जिंग ऑपरेटर है उसका हाईएस्ट प्लेयर है। तो मैं बोल रहा हूं जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी पावर रिलेटेड है, ये सब कुछ करता है। ये एक बहुत बड़ा मेजर जाइंट है। तो बजट में जो भी अनाउंस हुआ ना, उससे इसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्यों? 12.2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स इन्होंने टोटल बूस्ट करा है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स के अंदर साथ में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 12.2 लाख ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा, नहीं। पर जो टोटल 12.2 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, उसका कुछ बेनिफिट ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी मिलेगा। तो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स भी बनाती है। गवर्नमेंट की योजना है कि वो 22,000 करोड़ और रूफटॉप सोलर लगाएगी सारे लोगों के घर पे, 22,000 करोड़ रुपए के। ये रूफटॉप सोलर भी बनाता है, सोलर पैनल भी बनाता है। सोलर पैनल बनाने के लिए, सोलर ग्लास बनाने के लिए, जो सोलर पैनल का सोलर ग्लास बनाने के लिए सोडियम एंटीमोनेट को चाहिए होता है, कोई रॉ मटेरियल है। तो उस पे भी गवर्नमेंट ने 7.5% ड्यूटी थी, वो रिमूव कर दी। तो अब सोलर मॉड्यूल बनाना सस्ता हो जाएगा, तो इसको यहां पर भी बेनिफिट मिल गया। साथ में कुछ लिथियम आयन सेल बनाने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग मशीन चाहिए होती थी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे भी इन्होंने ड्यूटी कम कर दी, तो इसको यहां पे भी बेनिफिट हो गया। तो जो भी एनर्जी सेक्टर के बेनिफिट मिलेंगे ना, वो सारे के सारे मिल गए इसको, इसलिए। बाकी हालांकि बाकी शेयर भी, वारी एनर्जीज वगैरह, उनको बेनिफिट उनको भी
मिले पर इसको सारे के सारे बेनिफिट मिल गए, इसलिए मैं ये शेयर लाया आपके लिए। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, कंपेरेटिवली स्टेबल शेयर है, थोड़ा मेजर जाइंट है, बड़ा शेयर है टाटा का, तो ये कंपेरेटिवली अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, आप देख सकते हो। हालांकि दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, आप देख लेना। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7% अच्छा है, डेट इक्विटी 1.86, थोड़ा सा डेट ज्यादा है, पर कंपनी का बिजनेस भी वैसा ही है हर तरह के बिजनेस में, पर थोड़ा सा डेट फिर भी थोड़ा ज्यादा है, पर टाटा ग्रुप है मैनेज कर लेता है। पी रेशियो इसका ठीक है, इंडस्ट्री का भी 22, इसका भी 22, ना अंडर वैल्यू ना ओवर वैल्यू, ठीक चल रहा है। ऑर्डर बुक वैल्यू भी इसकी बहुत ज्यादा, हालांकि एग्जैक्ट फिगर में ढूंढ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि इसके हर जगह ऑर्डर पड़े हुए थे, पावर सेक्टर में कुछ ऑर्डर है, टीएनडी में कुछ ऑर्डर है, इसके कुछ ऑर्डर है, ये सब कंसोलिडेट करके कंपनी ने नहीं डाले थे, सब अलग अलग डाले हुए थे, तो मैं इसको टोटल आपको बता नहीं पा रहा हूं इस वजह से। बाकी इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी अच्छी खासी पड़ी हुई। तो ये अपने कुछ टॉप 8 शेयर थे, और साथ में मेनली मतलब बजट वाला, कि बजट का क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। बाकी हर सेक्टर वाइज, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर की सारे टॉप 7 टॉप 8 शेयर कौन कौन से फंडामेंटल एनालिसिस मैंने करे हुए हैं, आप वो वीडियोस अलग से देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मतलब बना दी ऑलरेडी, प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, वरना मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। बाकी बजट की भी पूरी वीडियो मैंने डाल दी है। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।